नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है। योगी सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लिया है। प्रदर्शन कर रहे बिजली विभाग के कर्मचारी और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि यूपी सरकार 3 महीने के बाद यूपीपीसीएल के कामकाज की समीक्षा करेगी और इसी के अनुरूप आगे की रणनीति बनेगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विघटन और निजीकरण के प्रस्ताव को वापस किया जाता है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत में इस मुद्दे पर सहमति बनी कि विद्युत वितरण में सुधार के लिए कर्मचारी और अभियंताओं को विश्वास में लिए बिना उत्तर प्रदेश में कोई निजीकरण का काम नहीं होगा। इसके अलावा प्रदर्शनकारी बिजली कर्मचारी इस बात पर भी राजी हो गए कि वितरण क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने, बिलिंग और कलेक्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्थक कदम उठाए जाएंगे और बिजली उपकेंद्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिजली कर्मचारी 100% सहयोग करेंगे। निजी क्षेत्र को बिजली दी जाने में क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो ये निश्चित रूप से ये विचार हुआ था, लेकिन अब वो विचार स्थगित हो गया है। ये हड़ताल आज जो है वो वापस ले ली गई है। जो कार्य बहिष्कार किया गया था वो समाप्त हो गया और निश्चित रूप से हमारा रूटीन का जिस प्रकार से व्यवस्था चलती थी पहले से वो चलेगी। सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से वार्ता के लिए। इसमें उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी थे, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री माननीय श्रीकांत शर्मा जी थे, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी साहब भी थे और अधिकारी भी थे। और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ लिखित समझौते में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह कहा गया है, लिखित तौर पर कहा गया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विघटन व निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है। तो यह प्रस्ताव वापस हो गया है। फर्दर इलाबोरेट किया गया है कि किसी अन्य संस्था को देने का प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। फर्दर और इलाबोरेट किया गया है समझौते में कि विद्युत वितरण कंपनियों की मौजूदा व्यवस्था में ही विद्युत कर्मचारियों को विश्वास में लेकर सुधार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। निजी क्षेत्र तो वहीं हाथरस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें इंडिया न्यूज को यह पता चला है कि आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच फोन पर खूब बातें होती थीं। दोनों परिवार की कॉल डिटेल के रिकॉर्ड सामने आए हैं। अक्टूबर 2019 और मार्च 2020 के बीच दोनों परिवारों के लोगों के बीच 100 से ज्यादा फोन कॉल हुई हैं। पुलिस सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मार्च 2020 के बाद और वारदात के समय तक पीड़िता का भाई और मुख्य आरोपी संपर्क में थे। वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। फोन के अलावा भी दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। कहा यह भी जा रहा है कि बताया जा रहा है कि नंबर पीड़िता के भाई के नाम पर है और पीड़िता के भाई ने हालांकि यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि वो मुख्य आरोपी संदीप से फोन पर बात करता था। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर पीड़िता का भाई आरोपी संदीप से बात नहीं करता था तो फिर कौन इन नंबरों पर बात कर रहा था। वहीं हाथरस में दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में यूपी सरकार के जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 अन्य मुद्दों पर भी हलफनामा मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने केस को शॉकिंग केस बताया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कोर्ट की निगरानी में जांच की बात कही गई है और इस पर सीजीआई ने यह पूछा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सुनवाई की शुरुआत यूपी सरकार की ओर से दलील रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। उन्होंने कहा कि हम इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज में जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है हम उसके बारे में सच सामने लाना चाहते हैं। इस केस की पुलिस और एसआईटी जांच हो रही है। इसके बावजूद हमने सीबीआई जांच की भी सिफारिश की है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसे मॉनिटर करे और सीबीआई जांच हो। इस पर याचिकाकर्ता के वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है, वो कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आप मांग जांच को ट्रांसफर करने की है या फिर ट्रायल को ट्रांसफर करने की है।
वहीं वाराणसी में आजमगढ़ में नाबालिग बच्ची से रेप पर सियासत हो रही है और कांग्रेस के नेताओं ने पीड़ित बच्ची के परिवार के साथ मुलाकात की है। बीएचयू अस्पताल पहुंचकर कांग्रेस के नेताओं ने यह मुलाकात की। बता दें कि बीएचयू अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से दिया गया। वहीं रामपुर सांसद आजम खान के करीबी और पूर्व सीओ सिटी आले हसन की संपत्ति पर रामपुर विकास प्राधिकरण ने जेसीबी चला दी है और देखते ही देखते निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में कोठी लालाजार पर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के पास 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आले हसन का घर निर्माणाधीन था, जो कि नियमों के खिलाफ बन रहा था। इस पर प्राधिकरण की ओर से पहले भी नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद आरोपी ने अतिक्रमण को नहीं हटाया। इस पर प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और फिर जेसीबी से निर्माणाधीन गेट की दीवार को ध्वस्त किया गया और शेड को जो बढ़ाकर बनाया गया था उसको भी ध्वस्त किया गया। यह संपत्ति आले हसन के बेटे जावेद और वसीम के नाम पर है। वहीं गाजियाबाद में मनचलों के हौसले इतने बुलंद हैं कि नोएडा के प्रशासनिक अधिकारी की बेटियों से चलती गाड़ी में छेड़छाड़ कर दी। बता दें कि नोएडा में तैनात प्रशासनिक अधिकारी की 2 बेटियां अपने पीएसओ के साथ मेरठ से नोएडा आ रही थीं। इसी दौरान कार सवार युवकों ने गाड़ी को ओवरटेक किया और फिर अश्लील इशारे करने लगे और वीडियो बनाने लगे। युवतियों की सुरक्षा में तैनात पीएसओ ने मनचलों का विरोध किया तो गाड़ी रुकवाकर पीएसओ से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। युवतियों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया। समझाया तुम्हें। वहीं मेरठ में महिला के मोबाइल पर अश्लील वीडियो और फोटो भेजकर परेशान करने वाले मजनू की महिला ने जमकर क्लास ली है, उसको पीटा है। महिला ने मनचले को घर बुलाया, फिर चप्पलों से उसकी जमकर पिटाई की। पिछले कई दिनों से आरोपी महिला के मोबाइल पर अश्लील फोटो और वीडियोज भेज रहा था। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया और इंडियन बैंक के अंदर घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की है। हथियार के बल पर 3,90,000 रुपए लूटकर बदमाश यहां से फरार हो गए। सुरक्षा गार्ड के विरोध करने पर बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड पर हमला किया है। 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं अंबेडकर नगर में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली हैं, जिसमें दबंगों ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा है। महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने 2 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। बाकी मारपीट में शामिल रहे लोगों की भी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं गोंडा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जिसमें चुनावी रंजिश में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में इनको भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने दोनों पक्ष पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर गांव का यह मामला है। वहीं कानपुर पुलिस पर आए दिन सवाल उठते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस अपना रवैया नहीं बदल रही। अब ग्राम प्रधान ने दिव्यांग से मारपीट की और फिर शिकायत करने जब दिव्यांग थाने पहुंचा तो पुलिस शिकायत दर्ज करने की बजाय दिव्यांग को ही थाने में बैठा कर रखा। दरअसल ग्राम प्रधान राजकुमार तिवारी ने दिव्यांग की जमीन पर कब्जा कर दिया और दिव्यांग ने इसका विरोध किया तो उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल दिव्यांग शिकायत करने थाने पहुंचा तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि दिव्यांग को ही उल्टा थाने में बिठाए रखा। खबर गाजियाबाद से है, जहां पे सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए युवक ने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रच दी। पुलिस ने आकाश नाम के युवक और फिर उसके एक साथी को गिरफ्तार किया, जबकि इस मामले में तीसरा आरोपी फरार है।
आकाश पर आरोप है कि उसने अपने परिवार से गाड़ी खरीदने के लिए रुपए मांगे, लेकिन परिवार ने रुपए देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आकाश ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रच डाली। वहीं गाजियाबाद में 100 झुग्गियों में भीषण आग लग गई है और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिलेंडर में गैस रिसाव के कारण बताया जा रहा है कि आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया। थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के राम पार्क कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। वहीं बागपत जिला न्यायालय ने एक दलित बच्चे के कुकर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा साथ ही 2,55,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि बागपत के जौहड़ी गांव के रहने वाले एक बच्चे के कुकर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। वहीं सुल्तानपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन लुटेरों के पास से तमंचा, कारतूस और नगदी बरामद हुई है। 65,000 रुपए की नगदी, लूट की 2 बाइक भी इनके पास से बरामद की गई हैं। देहात कोतवाली क्षेत्र के प्रतापगंज बाजार से इन लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं रायबरेली के रहने वाले शैलेंद्र प्रताप सिंह कश्मीर के सोपोर में शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर उनके गृह निवास पहुंचा, जिसके बाद यहां कोहराम मच गया। वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए हालांकि भारी जनसैलाब भी उमड़ा। बता दें कि शैलेंद्र प्रताप 10 दिन के बाद 15 अक्टूबर को घर आने वाले थे। ट्रांसफर की वजह से उनको 2 महीने की छुट्टी मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि जनपद रायबरेली में एक सड़क का नामकरण भी वीर श्री शैलेंद्र जी की स्मृति में होगा। वहीं राज्यसभा सांसद नीरज शेखर गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने किसान चौपाल में शिरकत की और फिर किसानों को कृषि कानून के बारे में समझाया। साथ ही विपक्ष पर भी गुमराह करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। इस बिल में बिचौलियों को दूर किया गया है और इसकी वजह से अब किसान देश के किसी भी प्रदेश में उसकी फसल को उचित मूल्य मिल सके तो वो वहां उसको बेच सकता है। संसद में 3 विधेयक पास हुए हैं जो कृषि से संबंधित थे। उसके बारे में कई भ्रांतियां विपक्ष के लोग फैला रहे हैं कि ये किसान विरोधी है। इसलिए हम लोग हर जिले में जाकर, हर गांव में जाकर इस विधेयक के बारे में बता रहे हैं। ये विधेयक, तीनों विधेयक किसान के लिए कितने ज़रूरी हैं। और मेरा तो ये मानना है कि 70 साल बाद ये जो विधेयक पास हुए हैं बहुत ज़रूरी है किसान के लिए। आज आज़ादी है किसान को, जो वो उपज करता है उसको कहीं भी बेचने की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले एक राज्य में बेच सकता था या कहीं को बेच सकता था, लेकिन अब उसको आज़ादी है कि देश के किसी कोने में जाकर अपने उत्पाद को बेच सकता है। ये सबसे बड़ी उसको इससे मिला हुआ है। और जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि एमएसपी खत्म हो रहा है, मंडी खत्म हो जाएगी, ये सब निरर्थक है, गलत है। विपक्ष इस बिल में कहीं हमको दिखा दे कि एमएसपी बंद करने की बात है। तो संसद में वहीं नए कृषि कानून के विरोध में सभी राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं, तो वहीं किसान भी सरकार के इस कानून को किसान विरोधी बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कृषि कानून के विरोध कांग्रेस ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रॉली और बसों में सवार हजारों किसान महापंचायत में शिरकत की और फिर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में हुई कांग्रेस की महापंचायत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बिजनौर सहित कई जिलों के कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। अजय कुमार लल्लू ने कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए। वहीं कानपुर में व्यापारी के अपहरण के बाद हुई हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने यह बताया है कि आईपीएल में सट्टेबाजी में पैसा हारने के चलते व्यापारी की हत्या की गई और आरोपी व्यापारी से उधार पैसे लेकर के आईपीएल में सट्टेबाजी में ये लगाए थे और सट्टेबाजी में वो पैसे हार गया। व्यापारी ने जब अपने पैसे वापस मांगे तो हत्यारों ने व्यापारी की हत्या कर दी।
कानपुर देहात में व्यापारी हत्याकांड में एक और नया खुलासा हुआ है। आरोपियों ने ये बताया है कि जो व्यापारी था उसने उन लोगों को पैसे दिए थे, जो वो पैसा सट्टे में हार गए थे। आईपीएल सट्टे में हारे गए रुपए के बाद व्यापारी उनसे अपने पैसों की मांग करता था, जिसने सभी आरोपियों ने 7 लोगों ने मिलकर के एक योजनाबद्ध तरीके से व्यापारी को पहले शराब पिलाई, फिर उसके घर में लूटपाट की और गाड़ी में डाल करके गला दबा करके उसकी हत्या कर दी और 100 को सेंगूर नदी में फेंक दिया। आज पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करके उनका मेडिकल करा के जेल भेज दिया है। तो देखा जा सकता है कि कानपुर देहात में अपराधी दिन पे दिन उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं पर पुलिस अपनी कार्यशैली छुपाने के चक्कर में सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देती है। परिजनों को अपना एक चिराग पुलिस की लापरवाही से कहीं ना कहीं खोना पड़ता है। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज, कानपुर देहात। वहीं मैनपुरी में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर पत्नी के साथ रेप का आरोप लगाते हुए भाई पर मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसके बाद छोटे भाई ने एक पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आरोपी ने बड़े भाई पर मुकदमा दर्ज करवाया था और उसके बाद आपको बता दें कि छोटे भाई पर पत्नी के साथ रेप का आरोप लगाया गया, जिसके बाद भाई ने पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतारा, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अब इस पूरे घटना की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं फिरोजाबाद के गोपाल नगर में पुलिस ने हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जिसमें पिस्टल, 10 तमंचे, राइफल और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। आपको यह भी बता दें कि फिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है। जिले में आचार संहिता भी लगी है और ऐसे में असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ करना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता भी माना जा रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जब पुलिस ने अवैध रूप से चल रही असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया है। फैक्ट्री में पुलिस को भारी तादाद में पकड़े गए तमंचों के साथ 315 बोर की राइफल, 12 बोर की बंदूक, जिंदा कारतूस और अधबने तमंचे भी मिले हैं। पुलिस ने इस मौके पर एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता यह चला है कि तस्कर आसपास के जिलों में भी असलहे की सप्लाई करते थे। असलहों को प्रधानी के चुनाव में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। वहीं शाहजहांपुर में ऑनर किलिंग जैसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर पिता और उसके भाई ने युवती की गला काटकर हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद शव को गांव के बाहर एक गड्ढे में दफन कर दिया और जब लोगों की नजर गड्ढे में दिख रहे शव के अवशेष पर पड़ी तो फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने रात में खुदाई कराकर शव को गड्ढे से बाहर निकाला और फिर पुलिस ने पिता और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो यह पूरा मामला खुलकर सामने आया। पूछताछ में पता यह चला कि युवती की शादी नहीं हुई थी, वो गर्भवती हो गई। इस बात से गुस्साए पिता और भाई ने 24 सितंबर को ही युवती की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद रात के अंधेरे में ही शव को ठिकाने लगाने के लिए गांव के बाहर एक नाले में दफना दिया। फिलहाल पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने तहसीलदार को पीटा, जहां पे 4 दिन के बाद पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। दादरी तहसील में 10 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई थी। कमिश्नर, डीसीपी, एसडीएम से भी इसकी शिकायत हुई। मुकदमा दर्ज न होने से पुलिस पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। जारचा थाना क्षेत्र के छोलस गांव का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं प्रतापगढ़ के कंदाई थाना इलाके में नाबालिग दलित किशोरी से रेप की वारदात सामने आई है। पुलिस इस घटना को लेकर के दिन भर थाने में पंचायत करती रही और असमत की कीमत लगाती रही। बात नहीं बनी तो देर शाम मुकदमा दर्ज करके पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़ित पिता का आरोप यह है कि पड़ोस का युवक चंद्रकेश वर्मा उसके घर में उस समय घुस गया जब वो पानी भरकर वापस गई। इसके बाद उसकी बेटी के साथ रेप किया। मदद की गुहार पर पहुंचे पीड़िता के चाचा ने आरोपी को कमरे में बंद कर दिया। पुलिस को भी सूचना दी और अब पुलिस आरोपी युवक को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई, जहां असमत का सौदा होता रहा। दिन भर पीड़ित पिता पर दबाव बनाया जाता रहा, लेकिन बात नहीं बनी तो फिर देर शाम किशोरी को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
वहीं जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है और इसलिए बदमाश ने एक लूट की घटना को अंजाम दे डाला और फिर रात होते होते ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर बीडीसी सदस्य की हत्या कर दी। अब दोनों ही घटनाएं एक ही थाना क्षेत्र की हैं, जिसने जिले में हाहाकार मचा रखा है। अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन से कलेक्शन का पैसा जमा करते जाते समय बदमाशों ने असलहे के दम पर 70,000 रुपए लूटे और पुलिस इस लूटकांड के मामले की जांच में जुटी रही। फिर रात 8 बजे मुरलीपुर गांव निवासी डेयरी संचालक बीडीसी सदस्य शैलेंद्र यादव के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस का यह कहना है कि मामले की जांच हो रही है और अब जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। केराकत के थाना गद्दी में अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन से हुए 70,000 की लूट और रात 8 बजे बीडीसी सदस्य शैलेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि जौनपुर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं और पुलिस उन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी हुई है और जल्द से जल्द खुलासा करने की बात कर रही है। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। तो बरेली के डीएम नीतीश कुमार ने बरेली के हुनर नाम से एक वेबसाइट का उद्घाटन किया और इस वेबसाइट में बरेली के बच्चों के हुनर को परखा जाएगा और उनकी कला को सराहा जाएगा। इस वेबसाइट पर बच्चे अपनी कला, जिसमें वो पूरी तरह से सक्षम होंगे, उसका वीडियो बना करके डालेंगे और उसके बाद उनकी कला को देखकर वेबसाइट के जरिए उनको उचित इनाम भी मिलेगा। इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है और इस वेबसाइट पर हर वर्ग के बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों या फिर नहीं। बरेली का हुनर वेबसाइट पर क्लास 1 से लेकर के 10 तक के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को भी यह कहा जाएगा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन वो करवाएं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।